नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज का बड़ा सवाल है, क्या मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा अमेरिकी एजेंट बन गए हैं? क्या लाल दुहोमा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार को काटकर ईसाई मुल्क बनाने की साजिश में शामिल हो गए हैं? ये बातें इसलिए निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि मिजोरम सीएम लाल दुहोमा का अमेरिका में दिया गया बयान अब विवादों में आ गया है। यह बयान मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा ने अमेरिका में दिया। असल में लाल दुहोमा ने इस बयान से नॉर्थ ईस्ट में एक अलग देश बनाने की बात की तरफ इशारा किया, जिसके बाद पूरा बवाल खड़ा हो गया। लाल दुहोमा ने कहा कि हमें यानी जो ईसाइयों को 3 अलग अलग सरकारों के अंतर्गत रहना पड़ रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। लाल दुहोमा के बयान में साफ है कि वह भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में रहने वाले जो लोगों को एक निजाम के अंतर्गत लाना चाहते हैं। लाल दुहोमा ने यह बयान अमेरिका में 4 सितंबर 2024 को दिया। यह बयान जो एक समुदाय की बैठक में दिया गया, जहां पर उन्होंने उत्तर पूर्व में एक संगठित चर्च बनाने की चर्चा छेड़ी। उन्होंने यही तीनों देशों में बिखरे ईसाइयों को एक साथ एक देश में होने की बात कही। लाल दुहोमा ने कहा कि अमेरिका की यात्रा पर आने का मुख्य कारण हमारी एकता का एक रास्ता तलाशना है। हम लोग एक ही हैं और एक दूसरे से अलग रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें गलत तरीके से बांटा गया, 3 अलग अलग देशों में 3 अलग अलग सरकारों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया गया। यह ऐसी बात है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लाल दुहोमा का 3 अलग अलग सरकारों से तात्पर्य भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से है। लाल दुहोमा के बयान से साफ है कि उन्होंने ईसाई समुदाय का 3 अलग अलग देशों में रहना पसंद नहीं है। वह इन तीनों क्षेत्रों को एक करने के लिए एक रास्ता तलाशना चाहते हैं। लाल दुहोमा की इस बात से साफ है कि वह एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसमें यह तीनों जगह के लोग शामिल हों, लेकिन एकदम अलग हों। यह ईश्वर की कृपा से बनेगा। लाल दुहोमा का यह बयान तब दे रहे थे जब वह स्वयं भारतीय गणराज्य के अंतर्गत एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने देश की एकता और अखंडता की शपथ ली है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या अब केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि लाल दुहोमा ने आगे कहा कि मैं यह चाहता हूं कि हम यह दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति रखें कि एक दिन ईश्वर की कृपा से जिसने हमें एक देश बनाया, उसी के नेतृत्व में हम एक देश बनकर उठेंगे और अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। मिजोरम सीएम लाल दुहोमा बाद में यह भी कहा कि कोई एक देश सीमाओं के तौर पर बटा हुआ भी हो सकता है। इस आखिरी वाक्य का अर्थ आप निकाल सकते हैं कि लाल दुहोमा ने एक ऐसा लूपहोल बनाए रखा ताकि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सके। लेकिन आपको बता दें कि इस साजिश से पर्दा सबसे पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान उठा दिया, जिसके बाद से अमेरिका की तिलमिलाहट देखी जा सकती थी। अमेरिका ने बांग्लादेश के तख्तापलट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, बांग्लादेश की सेना और कथित आंदोलनकारियों को उकसाकर अपने मकसद में कामयाबी की एक और सीढ़ी चढ़ ली। जिस तरह की बात लाल दुहोमा कर रहे हैं, इसी से संबंधित बात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कह चुकी हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले मई 2024 में कहा कि गोरी चमड़ी वाले देश बांग्लादेश और म्यांमार के एक हिस्से को तोड़कर ईसाई देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने भारत का नाम तब तो नहीं लिया था, लेकिन साफ था कि यह देश भी उसी तर्ज पर बनता जिसकी दुहाई लाल दुहोमा ने दी। शेख हसीना ने यह भी कहा कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश उनके चुनाव और सरकार में इसलिए अड़ंगा लगा रहे हैं क्योंकि वह बंगाल की खाड़ी में एक देश चाहते हैं। हसीना ने कहा कि इस ईसाई मुल्क में चट्टोग्राम भी शामिल होगा, जो खाड़ी का एक प्रमुख बंदरगाह है। शेख हसीना ने कहा कि एक गोरी चमड़ी वाले आदमी ने उनको यह सारे ऑफर दिए, जिसके बारे में कयास लगाया जाता है कि यह व्यक्ति अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू है।
अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड पर अमेरिकी साजिशों के तहत कई लोकतांत्रिक देशों की सरकारों के तख्तापलट का भी आरोप लग चुका है। इसी के कुछ दिनों बाद शेख हसीना की सत्ता चली गई। उन्होंने आनन फानन में अपना देश छोड़कर भागना पड़ा उनको। वर्तमान में वह भारत में शरण लेकर रह रही हैं, लेकिन कई उनके द्वारा जताई गई चिंता एक बार फिर मिजोरम सीएम के बयान के रूप में सामने आ गई है। असल में अमेरिका की साजिश ईस्ट तिमोर की तर्ज पर एशिया में एक और ऐसा एशियाई देश बनाने की है जहां से अमेरिका अपने हितों को एशिया में साध सके, स्थापित कर सके। इसके लिए जनजाति बहुल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के उत्तर पूर्व में एक ईसाई देश बनाने की बात कोई नई नहीं है। शेख हसीना ने मई में इसको लेकर अपने नेताओं से भी चिंता जताई। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने अवामी लीग के नेताओं को बताया था कि जोगम नाम का एक देश बनाने की साजिश चल रही है। शेख हसीना ने यह भी बताया कि इस देश में म्यांमार के सागाइंग डिवीजन और चीन राज्य का बड़ा हिस्सा और भारत का मिजोरम और मणिपुर के कुकी बहुल इलाके और बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन के बंदरबन जिले और आसपास के क्षेत्र शामिल होंगे। भारत के भीतर भी मिजोरम में सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट, विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट और साथ ही कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई मिजोरम स्थित जेआरओ द्वारा की गई एकीकरण की मांग का समर्थन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य इन तीनों देशों में सभी जो आबादी वाले क्षेत्रों का एकीकरण करना है। बताया गया है कि चर्च और विशेष रूप से अमेरिका स्थित बैप्टिस्ट चर्च इस जो एकीकरण की मांग को बढ़ावा दे रहा है, जिसको पीछे से CIA समर्थन देता है। इन चर्च के अमेरिका की CIA से घनिष्ठ संबंध होने की पुख्ता सूचना है। मणिपुर में हिंसा में बड़ा रोल निभाने वाले कुकी लड़ाके भी धार्मिक आधार जो लोगों के साथ जुड़े हैं। कुकी वर्तमान में म्यांमार के भीतर बड़ा इलाका नियंत्रित करते हैं। मणिपुर में हिंसा फैलाने वाले म्यांमार से आने वाली घुसपैठियों का बड़ा हाथ है। यह कुकी भी उसी कुकी चिनजो समुदाय का हिस्सा है जो एक वर्ग अलग ईसाई देश बनाना चाहता है। मिजोरम की लगभग 90% जनसंख्या ईसाई है। मिजोरम में ईसाईयत का प्रभाव 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही चालू हुआ। इससे पहले यहाँ की अधिकांश जनता जनजातीय परंपराओं को मानती थी। हालांकि मिशनरियों ने यहाँ लंबे समय तक ईसाईयत का प्रचार किया, जिससे राज्य की अधिकांश जनता ईसाई हो गई। मिजोरम के अलावा नागालैंड और मेघालय भी ईसाई बहुल वाले राज्य हैं। हालांकि मिजो लोगों का फैलाव सीमाओं के पार भी है। ऐसे में इनके एकीकरण के साथ ही एक देश बनाने की बातें भी उठती रही हैं। सीएम लालदुहोमा का बयान यही कहानी दोहराता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ी सिंह जी, आपने देख लिया कि किस तरीके से लालदुहोमा, जो एक समय इंदिरा गांधी के अंगरक्षक होते थे, उनकी सिक्योरिटी में शामिल थे, उससे पहले वह IPS थे, गोवा में रहे और एक ऐसे ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसके बारे में माना जाता था कि उसको निपटाना गोवा से बहुत मुश्किल है, असंभव है, लेकिन वह उस गुट में शामिल होते हैं और पूरी तरीके से उस गुट को नेस्ता नाबूद कर देते हैं। इसके बाद इनको मिजोरम में हिंसा को शांत करने के लिए बात की जाती है, वहाँ के CM से मिलते हैं, उनको राजी करते हैं और अब वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसी तरीके की बात मौजूदा तत्कालीन CM करते थे। लेकिन राजनीतिक हितों को साधना और कैसे वक्त बदलते ही पलटी मारना लालदुहोमा की फितरत में है। लेकिन ऐसे में भारत सरकार के पास क्या क्या विकल्प बचेंगे? देखिए प्रसून जी, आपने दो बातें अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताई। नॉर्थ ईस्ट की ग्राउंड रियलिटी क्या है, प्रजातीय रियलिटी क्या है और किस तरह से कुकी और जिन समुदाय हैं वो 3 देशों में बटे हुए हैं। दूसरा, आपने जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पृष्ठभूमि भी बताई। लेकिन ये पृष्ठभूमि और ये जो 3 देशों में विभाजन है,
ये अपने आप में देश के निर्माण की स्थिति नहीं बनाते हैं जब तक कि उस तरह का कोई राजनीतिक आधार नहीं बने और बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो। उसके लिए आपने अमेरिका को जरूर इंडिकेट किया, क्योंकि हम दुनिया में आज देखते हैं कि बहुत से समुदायों को दो दो तीन तीन देशों में विभाजित किया हुआ है। जैसे मिडिल ईस्ट में देखें तो कुल समुदाय ऐसा है 4 देशों में विभाजित है। पाकिस्तान में देखें तो बलूच समुदाय है वो 3 देशों में विभाजित है। भारत में देखें तो तमिल समुदाय है वो 2 देशों में, श्रीलंका और भारत में है। पंजाबी पाकिस्तान और भारत में है। लेकिन ये स्थिति ये नहीं बताती है कि उससे कोई नया देश का निर्माण हो। लेकिन कुछ जब बाहरी हस्तक्षेप होता है या आंतरिक राजनीतिक हालात बिगड़ते हैं तो देश के निर्माण की स्थिति बनती है। तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत से समुदाय हैं अपना देश बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे बलूच कर रहे हैं पाकिस्तान में, लंबे समय से कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत से करीब करीब सभी देशों को अपनी अखंडता बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो वो एक इंटीग्रेटेड कंपोजिट राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो दुनिया की स्थिति है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका देखिए लंबे समय तक क्लैंडस्टाइन एक गुप्त प्रयास दुनिया में करता रहा है। जब साम्यवादी रूस था, यूएसएसआर था, तो उन्होंने ऑपरेशन मोकिंगबर्ड लगभग 50 साल तक लगातार चलाया। तो अमेरिका इस तरह की गतिविधियां तो करता है, लेकिन आपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो बताया है, इसमें अमेरिका का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसके एविडेंस मिलना बड़ा मुश्किल है। और जब तक एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि हसीना का कह देना और यहाँ पे लालदोहा का कह देना मात्र ये नहीं बताता कि अमेरिका का हस्तक्षेप है। तो हम आरोप लगाते हैं। करोड़ी सिंह जी, हमारा सवाल उससे बड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या जिस तरीके से लाल दुहोमा गोवा में एक ऑपरेशन में उसी ड्रग सिंडिकेट में शामिल हो गए जिसको उसको खत्म करना था, क्या अब वही प्रक्रिया दोबारा लाल दुहोमा अमेरिका के साथ मिलकर दोहरा रहे हैं? देखिए, राजनेता निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधियां करनी है, तो इसके लिए भारत को अपनी अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और अपनी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनको ज्यादा एक्टिव करना चाहिए, नहीं कि कोई काउंटर मेजर खुले में लिया जाए। क्योंकि खुले में काउंटर मेजर अगर कोई लेते हैं तो वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होता है प्रसून जी, उसके परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं निकलते हैं। लेकिन भारत को निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं, भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे कश्मीर है या और कहीं है, तो भारत को निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए। लेकिन बाई फोर्स कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, और भारत नहीं हर देश प्रतिबद्ध है। तो किसी भी देश को तोड़ने की साजिश या किसी भी देश में प्रतापवादी शक्तियों को अगर कोई देश प्रमोट करता है, चाहे वो पड़ोसी देश हो चाहे दूर का देश हो, तो निश्चित रूप से उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन वही जवाब कैसे देगा, इसी पे सवाल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक। मोहम्मद अमीन साहब, आपने सारी रिपोर्ट देखी और ये देख लिया कि किस तरीके से लाल दुहोमा जो भारत की अखंडता की कसम खा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, फिर अमेरिका में जाके उनको एक नया देश दिखाई देता है, और देश ऐसा दिखाई देता है कि जो भारत के टुकड़े करने पे ही बनेगा। ऐसे में क्या भारत सरकार केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाकर या केवल हाथ पे हाथ धरे बैठकर कि हम कोई फैसला करेंगे, ऐसे सांपों को पाला जा सकता है? देखिए प्रश्न, जहाँ तक सवाल है मिजोरम के सीएम का, कि उन्होंने जाके अमेरिका में अपना बयान दिया और कहा, कोशिश ये की कि जो उनको 3 देशों के अंदर क्रिश्चियनिटी है उसको एक जगह बना के एक जगह देश बना दिया जाए। वो इस बात को आसानी से इसलिए समझ रहे हैं कि शायद हमारा भारत देश आंख बंद किए बैठा हुआ है। नहीं, उनको इस बात को समझना होगा कि कश्मीर में भी यही हालात थे। कश्मीर अब हमारे पास कंट्रोल में है पूरी तरीके से। अब जो है हमारे गृह मंत्री की निगाह नॉर्थ ईस्ट पर शुरू से थी और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है
मैं भी वहाँ इलेक्शन कराने गया था फेक डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड में। तो जो वहाँ गतिविधियां थी वो देखने लायक सस्पिशियस थी। मीन्स अगर हम रेस्ट हाउस में रह रहे हैं तो वहाँ पर जो बाहर नियम कायदे कानून थे वो सरकार के होने चाहिए, नहीं वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के जो उनके गुरु हैं उनके वो लगे हुए थे इंस्ट्रक्शन कि ये यहाँ पर रहने पर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएंगे। ये मुझे बड़े सोचने की बात है, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, करीब 13 की बात बता रहा हूँ। तो अब आप ये समझिए ये बात इस तरह निकल कर अब आई है यहाँ पर। तो ये सोचिए करुणीमल जी की बात का मैं ये कहूंगा कि जो कश्मीर है वो तो कंट्रोल में है हमारे, लेकिन इन पे बैन लगाना चाहिए और इन पे जो बाहर की यात्राएं हैं इनको रोकना चाहिए। करोड़ी सिंह जी, क्या भारत की खुफिया एजेंसियां फेल हो गई लाल दुहोमा के इस एक्शन को लेकर? उनको नहीं मालूम था कि लाल दुहोमा कुछ इस तरीके की मांग विदेश में कर सकते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कि भारत की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं वो सक्रिय नहीं हैं या वो फेल हो गई हैं। निश्चित रूप से सक्रिय हैं, लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और किसी बिना आधार के किसी भी राजनेता या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को बाहर जाने से रोकना मेरे ख्याल से अच्छी प्रवृत्ति नहीं होगी। भारत ये अच्छी तरह जानता है, तो इसलिए उनको अलाउ करना अमेरिका जाना, क्योंकि शायद भारत को ये मान के नहीं चल रहे थे कि वो यूएस में जाकर इस तरह की बातचीत करेंगे तो उनको नहीं करनी चाहिए। जी करुण सिंह जी, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। मोहम्मद अमीन साहब कुछ कह रहे हैं। जी प्रसन्न जी, वहाँ पे बड़ी भयावह स्थिति है और जो ये गवर्नमेंट है इस वक्त, ये गवर्नमेंट वहाँ पर अपना कंट्रोल कर रही है धीरे धीरे। देखिए अभी मणिपुर की जो घटना है, जिस तरह से कुकीज का और वहाँ पर इसका आतंकवाद, नहीं सवाल बड़ा है। देखिए मोहम्मद अमीन साहब, सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक आम आदमी अगर देश की अखंडता पे सवाल खड़ा करता है उसको जेल में भर दिया जाता है, लेकिन संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री अगर इस तरह की ओछी बातें करता है तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए, जबकि वह संविधान की कसम लेके खा रहा है कि हम देश की अखंडता अक्षुणता बरकरार रखेंगे। देखिए इस समय ये है प्रसन्न जी कि इनको वही दंड मिलना चाहिए जिस तरीके से पहले दिया गया था कश्मीर के शेख अब्दुल्ला को। इसी तरीके से इनको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए और इस तरह की बातों को बढ़ावा न मिले। उस स्टेट में लोगों को सबक भी मिलना चाहिए, वहाँ के जो रहने वाले हैं और आसपास के जो सीएम हैं या जो भी वहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ये सबक दिया जाना चाहिए भारत सरकार की तरफ से कि अगर इस तरह की हरकतें आप विदेशों में जाके करेंगे, भारत विरोधी प्रचार करेंगे या इस तरह की सोच रखेंगे तो हम आपको यहाँ पर इस तरह फलने फूलने नहीं देंगे और न पनपने देंगे। हमारा एक राष्ट्र है और हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है और हम इस पे पूरी निगाह रखते हैं और अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं। बताना होगा और दिखाना भी होगी भारत सरकार को कि हम कितने ताकतवर हैं इस मामले में। हम आंख बंद करके बैठेंगे नहीं, आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। और आप बेहद अहम बात कह रहे हैं कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, भारत सरकार एक बड़ा मैसेज नहीं दे पाती है तो यह आग और फैलेगी। और लाल दुहोमा के इस बयान से तो साफ है कि वह देशद्रोह की बू आ रही है, देशद्रोह साफ है। अब इसके बाद तो नहीं लगता है किंतु परंतु होना चाहिए कार्रवाई में। जी इसमें दो राय नहीं है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और इनको सीएम पद से हटा के वहाँ गवर्नर रूल कर देना चाहिए। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको चाहिए कि जो हमारे यहाँ के जो कमांडर रिटायर हुए हैं मिलिट्री के टॉप बॉसेस, उनको वहाँ पर लगाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में एज ए गवर्नर, जो इन पर निगाहें रखें और वहाँ पे इनके कम्युनिकेशन को देखें, वहाँ पे इनकी जनता को देखें, तभी कंट्रोल होगा। अगर पॉलिटिकल गवर्नर रखे जाएंगे तो बिल्कुल कंट्रोल करने लायक नहीं होंगे, क्योंकि मिलिट्री के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो ऑनेस्ट हैं, देशभक्त हैं और उनको वहाँ पर लगाना चाहिए एज ए गवर्नर और फुल कंट्रोल करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट पर। नहीं तो ये तो वहाँ पर आप देखिए चाइना बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर है, बांग्लादेश है, कुछ भी हो सकता है, किसी समय कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है और हमारे देश के हित को बचाना है, ध्यान में रखते हुए वहाँ पर इन पे एक्शन लेना चाहिए। उसको करोड़ी सिंह जी, अगर मान लिया जाए कि कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो अमेरिका कहां तक इंटरफियर कर सकता है भारत के मामले में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारत आज की स्थिति में भारत सरकार कोई एक्टिंग स्टेज लेके और जो सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं मेरे को पैनलिस्ट साथी, वो उस स्टेज तक जाएंगे, क्योंकि हमेशा किसी भी सरकार को एक संतुलन बनाना पड़ता है, उदार कार्रवाई और सख्त कार्रवाई। जी हमारे देश में अमेरिका इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये हमारा स्वतंत्र राष्ट्र है।
उसका कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है, हमारा क्षेत्र है, हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हमारा अपना नियम है। और आज जिस हम डेमोक्रेसी पूरी दुनिया की में- दुहाई दी जा रही है उसी का माखौल सबसे ज्यादा अमेरिका उड़ाता है। जब जहां चाहता है अपने हितों को साधने के लिए किसी भी स्तर तक जाता है। भारत के साथ वह लगातार आर्म ट्विस्टिंग का खेल खेल रहा है, हाथ मरोड़ने का काम बार बार करता है। हालांकि सरकार, यहाँ केंद्र सरकार इतनी मजबूत है, मोदी जी इस तरीके से काम कर रहे हैं कि अभी तक वो ब्लैकमेल नहीं हो पाए हैं। लेकिन भारत के अगल बगल देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम ऐसे देश हैं जो आज की तारीख में अमेरिका की कठपुतली बन चुके हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति, क्या भारत में अगर कोई कार्रवाई, ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति भारत में नहीं आएगी? करोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून जी, अमेरिका मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अब भारत अमेरिका से दूर हट जाए, भारत और अमेरिका के तनाव ज्यादा बढ़े। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका रशिया और चाइना जैसे राइवल्स को फेस कर रहा है, तो अमेरिका आज की स्थिति में भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक सामान्य स्टेटमेंट मैक्सिमम दे सकता है कि हम दुनिया में कहीं भी है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, मानव अधिकारों का समर्थन करते हैं। वो एक जनरल चीज है, लोकाचार की बात है। इससे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता अमेरिका आज की स्थिति में भारत में किसी भी रूप में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस करोड़ी करेगा, सिंह जी, क्योंकि ये अमेरिका डोनाल्ड के हित लू में है के कि दौरों ये को देखा जाए, जब कश्मीर में चुनाव हो रहा था, डोनाल्ड लू लगातार कुछ न कुछ ऐसा बयान दिए जो किसी भी अच्छे सभ्य भारतीय को रास नहीं आता। वह कश्मीर में जिस तरीके से बयानबाजी करके चले गए, उनका हाल वैसा ही था जैसा बांग्लादेश में उन्होंने किया और पाकिस्तान में भी किया। इमरान खान साफ कर चुके थे कि उनके तख्तापलट के पीछे अमेरिका था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं, और अब भारत की बारी है। इसलिए यह चुप्पी कहीं भारत के लिए भारी न पड़ जाए। करोड़ी सिंह जी, मैं नहीं मानता भारत के लिए चुप्पी भारी पड़ेगी। भारत भी अमेरिका से किसी रूप में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता और अमेरिका भी भारत से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है। और डोनाल्ड लू के बारे में तो पहले भी प्रसून जी अपन डिबेट कर चुके हैं कि किस तरह से डोनाल्ड लू को यहाँ डेप्यूट किया गया साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में, और विभिन्न देशों में किस तरह के उसने स्टेटमेंट दिए। अब बांग्लादेश में सरकार के परिवर्तन के बाद भी वो बांग्लादेश गया और वहाँ पे बांग्लादेश को आर्थिक मदद की पेशकश भी की। तो इस तरह का डोनाल्ड लू तो एक लाइजनिंग का काम तो कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा है, लेकिन वो भारत पे उसका इतना इम्पैक्ट होगा कि भारत में कोई इस तरह का प्रभाव डाल सकता हो कि वो अव्यवस्था फैलाने की स्थिति। करोड़ी सिंह जी, बांग्लादेश भी एक समय में शेख हसीना के समय में बेहद ताकतवर थी। उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, वहाँ के लोकल एक्टिविस्ट मिल के तख्तापलट तक कर सकते हैं। लेकिन इसी डोनाल्ड लू ने अमेरिका को बिना सामने लाए और इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे दिया, जिसके बाद हमें यह मानना होगा कि अगर हमने सही टाइम पे सख्त फैसले नहीं लिए तो इसकी सुगबुगाहट भारत में भी देखी जा सकती है। मोहम्मद अमीन साहब, 30 सेकंड में चाहूंगा। प्रसन्न जी, देखिए ये जो साइन है जाके अमेरिका में इस तरह का भाषण देना और अपनी कम्युनिटी में बात करने का, तो ये दर्शाता है कि ये जो हमारे यहाँ पर सीएम है मिजोरम के, वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। और जो भी हो, ये इन्होंने इसी कंप्रोमाइज के तहत और इन्होंने इस तरह का वहाँ पर बयान दिया है। और ये डोनाल्ड लू की ही कोई अप्रोच है जो इस तरह मिस्टर लालडेंगा को इस तरह से आकर्षित किया और जाके उन्होंने इस तरह का भाषण दिया। वो भूल गए। बेहद अहम बात कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज हुए हैं लालदू होमा। अब इसी बात को आगे हम और भी अगले डिबेट में लेंगे, लेकिन इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।